बचाओ, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे काम पे जाता हो या घर में रहता हो, सबको इन 3 चीज़ों का मेन फॉलो करना है। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, उसके बाद मास्क और डिस्टेंस। अगर आप ये 3 चीज़ें करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर ऑक्सीजन जहाँ से 40 लीटर 35 लीटर पर मिनट आपको देनी पड़ती है, तो वो आपके नॉक से डिसलॉज होकर अंदर चले जाते हैं, इसलिए ब्लैक फंगस लगता है। लगाते हैं तो कई दिन अपने मास्क को साफ़ नहीं करते हैं। जब आप मास्क साफ़ नहीं करते तो ब्लैक फंगस होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। तो ये खतरनाक चीज़ें हैं। अब तो ये एक महामारी का रूप लेगा और नोटिफाइबल डिजीज़ हो गई जैसे हमारा है। तो अगर कोई ब्लैक फंगस का केस हम देखते हैं तो हमें नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ को। महामारी की दूसरी लहर लगभग खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर भी हमने सुनना है कि तीसरी लहर भी शहर में दस्तक देने वाली है, जो कि सिर्फ बच्चों पे इफेक्ट करेगी। इसके अलावा एक नया वायरस हमने को सुना है जिसका नाम है ब्लैक फंगल, यानी एक ऐसी बीमारी जिसका उपचार अभी तक तो इम्पॉसिबल बताया जा रहा है। इन्हीं दोनों विषयों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं फिजिशियन डॉक्टर देवान। उनसे पूछते हैं, सर, महामारी की तीसरी लहर जो आ रही है वो किसको इफेक्ट करेगी और कैसे हम उसको बचा सकते हैं? पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्शन दे दूं कि जैसे आपने कहा तीसरी लहर सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब भी बच्चों में उतना ही हो रहा है, बट क्योंकि बच्चों में थोड़ी सी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उससे लड़ पा रहे हैं। पर जो स्ट्रेन ऑफ वायरस, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं, जिसको बीच में सिंगापुर ने इंडिया का नाम दे दिया B1617.1.2.3, 3 वेरिएंट्स हैं। इसमें 0.2 जो है जनरली दे टॉकिंग के बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये इंडिया में नहीं बल्कि विश्व भर के कई देशों में पाया जा रहा है अब तो, और अब उन्होंने भी इस नाम को विड्रॉ कर लिया कि इंडिया का स्ट्रेन नहीं है, हर जगह मिलेगा। हाँ, इसका इफेक्ट बच्चों पे ज़्यादा ज़रूर देखने को मिलेगा। उसकी कुछ वजह हैं, क्योंकि बच्चे अब ज़रूर से ज़्यादा घूमने लगे हैं, फिरने लगे हैं। स्कूलों का बीच में खुल गए थे, स्कूल बंद हो गए, पार्कों में खेलते हैं। बड़े समझ के घर में बैठ सकते हैं, बच्चों का होता है कि बाहर निकल जाते हैं। जो ही बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाना बच्चों के लिए असंभव सा हो जाता है। तो जब आप मास्क नहीं लगाते हैं, सेफ डिस्टेंस नहीं रखते हैं, हाथों को बार बार नहीं धोते हैं, तो ये कोरोना होने का संभावना बनी रहती है। ये तो एक बात। दूसरा, आपने कहा कि ब्लैक फंगस कोई वायरस नहीं है, जिससे फफूंदी है, इसे फंगस कहा जाता है। नॉर्मली ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में पाया जाता है। अब के जो ट्रीटमेंट्स हो रही हैं फेज़ 2 में, कुछ मीडिया की लापरवाही समझ लीजिए, कुछ लोगों की लापरवाही समझ लीजिए, दोनों ने मिलकर इसको बढ़ा दिया। मेन कारण है इसमें स्टीरॉयड्स। तो क्या होता है कि आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज, अरे उसको स्टीरॉयड दे जा रहा, आप भी स्टीरॉयड ले लीजिए, ठीक है। जबकि स्टीरॉयड की आवश्यकता नहीं होती है। स्टीरॉयड एक खास अवस्था में दिया जाता है, 7वें दिन के बाद भी। जैसे स्टडीज़ आई हैं, अगर 7वें दिन भी आपका बुखार कम नहीं होता है तब हम स्टीरॉयड्स के बारे में सोचते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हुआ कोरोना, आपने स्टीरॉयड शुरू कर दिया, तो वो क्या होता है, दे मेक यू मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस। इसलिए आपकी फफूंदी, ब्लैक इन्फेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, हो जाता है। सिर दर्द होना, नाक में ख़राब होना, इसका मेनली असर कहीं पे भी हो सकता है। ज़्यादा फेस पे और लंग्स पे होता है। लंग्स पे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। फेस पे हो तो आँखों पे चला जाता है, तो आँख निकालनी पड़ जाती है। ब्रेन में चला जाए तो लगभग 80% लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके हम प्रिकॉशंस कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा दूसरा जो आजकल कहा जा रहा है, ये ब्लैक फंगस हो रहा है, ये ऑलरेडी था, कोई नई चीज़ नहीं है। अब क्योंकि ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर ऑक्सीजन जहाँ से 40 लीटर 35 लीटर पर मिनट आपको देनी पड़ती है, तो वो आपके नॉक से डिसलॉज होकर अंदर चले जाते हैं, इसलिए ब्लैक फंगस बढ़ता है। तीसरा फैक्टर है, आप जो मास्क लगाते हैं, ज़्यादातर लोग क्या या तो लगाते नहीं हैं, मैं बस सच कह रहा, और दूसरा जो लगाते हैं तो कई दिन अपने मास्क को साफ़ नहीं करते हैं। जब आप मास्क साफ़ नहीं करते तो ब्लैक फंगस होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। तो ये खतरनाक चीज़ें हैं। अब तो ये एक महामारी का रूप ले रहा है और नोटिफाइबल डिजीज़ हो गई जैसे हमारा है। कि अगर कोई ब्लैक फंगस का केस हम देखते हैं तो हमें नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ को कि आपको ये केसेस आ रहे हो। आज भी सुबह 7,500-8,000 केस कह रहे हैं हिंदुस्तान में हो चुके हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है, नो डाउट, बट इसमें केयर लेनी पड़ेगी। केयर सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले तो आप अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोइए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके कम करें। बाहर जा रहे हैं तो करना चाहिए। घर के अंदर साबुन और पानी का इस्तेमाल सबसे बढ़िया होता है। नंबर 2, मास्क आप हमेशा, घर के अंदर है तो सिंगल मास्क लगा के रखिए, घर के बाहर है तो अब हम डबल मास्क की एडवोकेट करते हैं कि 2 मास्क या N95 मास्क लगा के घूमिए।
और तीसरा डिस्टेंस पे अब बड़ा प्रॉब्लम आ गई है। ये पहले 6 फुट का हम एडवोकेट करते रहे, बट अब जो नई चीज़ आई है ये जो है स्नीज से इससे भी दूर तक कम से कम 10 मीटर तक बाहर जाता है। कायदे से अब डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर का हो गया। जी जी। फिर भी अगर आपने मास्क लगाया है तो 6 फुट की दूरी ज़रूरी है। बचाओ, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे काम पे जाता हो या घर में रहता हो, सबको इन 3 चीज़ों का मेन फॉलो करना है। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, उसके बाद मास्क और डिस्टेंस। अगर आप ये 3 चीज़ें करें तो आप इससे बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ एक अब मैं आपको बता ही देता हूँ। तीसरी चीज़ है सबसे बड़ी वैक्सीनेशन। जब शुरू हुई थी वैक्सीनेशन जनवरी में, हम डॉक्टर्स को पहले लगाया गया। हाँ जी। हम लोग सारे डॉक्टर कम्युनिटी सामने आई, तब भी लोगों को विश्वास कम पैदा हुआ। हमारी कोशिश ये थी बताने के लिए कि इतनी खतरनाक नहीं है। हालांकि वैक्सीन के टीके जल्दी नहीं बनते, टाइम लगता है। हम को इस तरह से करेंगे, ये 3rd फेज़ में इंजेक्शन हम लोगों को डॉक्टर्स पे ट्रायल किया गया एक तरह से। पर डॉक्टर कम्युनिटी सारी तैयार थी क्योंकि हम लोग सर्विस देने को तैयार खड़े हैं और सब डॉक्टरों को लगा है और हार्डली एनी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम रहते उसको लगाना चाहिए। जो भी शेड्यूल आपको मिल रहा है, बाहर से भी आ रही हैं, कोई सिंगल वैक्सीन आ रही हैं, बट हमारे यहाँ जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगती हैं, इनकी 2 डोज हैं। कोविशील्ड में 2 डोज के बीच में आपको लगभग 3 महीने का डिफरेंस दे दिया और कोवैक्सीन में आपको 4 हफ्ते का भी डिफरेंस दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ सैनिटाइजेशन, मास्क, डिस्टेंस और वैक्सीनेशन। दवाइयाँ, स्टीरॉयड्स स्पेशली मैं फिर कहना चाहूँगा अपने से ना लें, डॉक्टर से इस्तेमाल करने पूछने के बाद लें। लोगों के कहने पे, व्हाट्सएप कहने पे अगर स्टीरॉयड्स लेंगे तो आप ब्लैक फंगस को बढ़ावा देंगे, जो एक और कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती जा रही है। क्या ये जो बीमारी है मिट्टी और हवा से फैलती है, ब्लैक फंगल जो कहते हैं? ब्लैक फंगल में जैसे भी कहा, ये फफूंदी है। ये ओरिजिनली भी हमारे अंदर थी, हमारे नॉस्ट्रिल्स में रहती है, डिसलॉज हो जाती है तो चली जाती है। हवा, मिट्टी, ये संक्रमित रोग नहीं है, ये आपके अंदर होता है, वहीं से इन्फेक्शन फैलता है, या कोई कंटेमिनेट चीज़ होती है तो उसके कांटेक्ट में आने से होता है। बाकी संक्रमण इससे नहीं होता है। और अब तो ब्लैक के साथ सफ़ेद फफूंदी के भी केस आने लग गए हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस हमारी अपनी बनाई हुई है, अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। सर, वाइट और ब्लैक फंगल में डिफरेंस क्या है? कोई ख़ास फर्क नहीं है, कोई ख़ास फर्क नहीं है। सिर्फ फफूंदी की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। नॉर्मली ब्लैक फंगल म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम बोलते हैं, वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसलिए उसका नाम है। अभी वाइट फंगस के बारे में इतना लोगों को जानकारी भी नहीं है और उसके इतने साइड इफेक्ट्स भी देखने में नहीं आए हैं। सर, ये जो ब्लैक फंगल जो बीमारी है, ये सिर्फ कोविड जो ठीक हो गए मरीज उन्हीं को होती है या फिर नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है? यहाँ पे भी कई गलत धारणाएं हैं। सबसे पहले तो अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक, तो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो ये बीमारी होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। आजकल के सिनेरियो जो है उसमें ये स्पेशली पोस्ट कोविड, जब आप कोविड से ठीक हो जाते हैं, उस समय आपको क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल नीचे आ जाता है। जब इम्यूनिटी कम आ जाएगी आपकी बॉडी की तो इस फंगल का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्यूनिटी नॉर्मल इंसान की भी कम हो सकती है क्योंकि वो खाएगा पिएगा नहीं। किसी को भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं पानी पीजिए, खाना खाइए, वाइटामिन्स वगैरह। और ये जब सारे होम्योपैथी और ये एलोपैथी और ये 50 तरह की दवाइयाँ हैं, रामदेव जी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, पर कई और लोग भी हैं, कुछ एडवोकेट कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं डॉक्टर्स को। पर उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टरों ने अब तक नहीं बचाया तो किसने बचाया? और अगर ऐसा है तो आपके आश्रम में ही लोगों को क्यों कोरोना हो रहा है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई रोकथाम नहीं। अभी हम भी जानकारी के स्टेज में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रोज़ नए डायरेक्टिव्स आ जाते हैं। आज हम लोगों को कहते हैं कि आप ज़्यादा गर्म पानी मत पीजिए, काढ़े मत पीजिए, उससे क्या हो रहा है, आपके पेट में खराबी आ रही है, ड्राइनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ये बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग इस बात को समझते नहीं, अब भी उसी पुराने डर्रे पे, गर्म पानी पी लो, गरारे कर लो और काढ़े पी लो, तो उससे क्या हो रहा है, पानी तो जा रहा है शरीर में, बट वो आपकी हाइड्रेशन पानी की जो मात्रा अंदर वो नहीं बढ़ाता। शरीर में पानी की मात्रा जहाँ कम हुई, इम्यूनिटी जहाँ कम हुई, कोरोना आपको अटैक कर देगा। आपके द्वारा एक सेवा भी दी जाती है, उस सेवा के बारे में लोगों को बताइए। सेवा मैं तो कोई नहीं कर, सबसे पहला काम तो हमने यही किया था कि जब यहाँ पे RT-PCR का प्रॉब्लम होने लगा, 10-10 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहला निर्णय तो हमने लिया था कि हमारा एक सेंटर यहाँ पे चलता है, पॉलीक्लिनिक है जहाँ मैं जाता हूँ, हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया कि जो भी मरीज़ है आप आ जाइए, हम आपको एग्जामिन करेंगे, रिस्किंग आवर लाइफ।
दिस इज रिस्क टू आवर लाइफ, बट उसके अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरा, मैं इन मंदिर की संस्था से जुड़ा हूँ, यहाँ के प्रधान भडाना जी हैं, उनकी जब भी कोई हिदायत आती है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को मीट करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए हमारी फ्री कंसल्टेशन हमें अवेलेबल है। मैं अब भी बार बार सबको से एक ही बात कहने लगाऊंगा, पैसे की वजह से या किसी रिसोर्सेज के रिस्ट्रेंट की वजह से किसी का इलाज नहीं रुकेगा। आप मंदिर में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक में भी सब लोगों को यही कहा गया है, यहाँ पे भी यही कहा गया है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, मरीज़ वापस नहीं जाएगा, मरीज़ का इलाज किया जाएगा जो हमसे संभव होगा। बट हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज हमारे पास इंडोर फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन थेरेपीज हम नहीं दे सकते। उसके अलावा जो भी थेरेपिस्ट, जो भी कंसल्टेशंस, जो भी एडवाइस है, वो भडाना जी के द्वारा भी हमेशा हाजिर है। जैसे कि डॉक्टर दीवान ने बताया कि अगर किसी को सेवा चाहिए तो वो इन नंबर पर दे सकते हैं कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के संपर्क सूत्र नंबर लिखे हुए हैं, इन प्रधान के, उप प्रधान के, महासचिव, कोषाध्यक्ष, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं और आपको किसी बीमारी का उपचार चाहिए तो आप डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा देंगे। इसके सहयोग के लिए RW ग्रीनफील्ड के प्रधान वीरेंद्र जी भी मौजूद हैं और उनके कई मेंबर यहाँ मौजूद हैं, सागर जी हैं और अन्य लोग हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको उपचार मिल सके, किसी का बिना उपचार कभी मृत्यु ना हो। डॉक्टर साहब का ये कहना है सभी को उपचार मिले, जहाँ तक वो सेवा कर सकते हैं वो करते रहेंगे और लोगों का उपचार करते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।